देखिए अब देखते हैं अपन मैथ का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, देखिए 91 नंबर। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, संगामी रेखाएं या लंबवत रेखाएं। तो इस प्रकार की रेखाएं देखिए जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, बहुत सारी रेखाएं, तो इस बिंदु को संगामी बिंदु और इस प्रकार की रेखाओं को संगामी रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि पी क्यू लंब पी एस और पी क्यू समांतर एस आर, जिसमें कोण एस क्यू आर है वो 28 डिग्री का है और क्यू आर टी है कोण वो 65 डिग्री का है। तो एक्स और वाई का मान क्रमशः ज्ञात करना है। तो देखिए ये और ये आपस में समांतर हैं। जब ये और ये आपस में समांतर है तो ये वाला कोण है वो एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये अगर टोटल 65 का है तो ये भी टोटल 65 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पहले से 28 दिया हुआ है तो 65 में से अपन 28 घटा देंगे, 65 में से 28 घटा देंगे अपन, तो इस प्रकार तो अपन को x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा त्रिभुज है POS, उसमें आपको पता है कि P 90 दिया है, ठीक है। x हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, इसका जो भी मान आएगा वो, ठीक है, x का जो भी मान आएगा, ठीक है। तीसरा कोण भाई है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए इसके बराबर 180 रख देंगे, तो यहाँ से बाई का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन एक्स और बाई को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला जो एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 37 और बाई आ जाएगा 53। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 93। किसी कोण का समपूरक उसके पूरक का 7 गुना है तो वह कोण है। देखिए आपको पता होगा कि समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो मान लीजिए जो ये कोण पूछ रहा है वो एक्स आपने मान लिया, ठीक है। तो वो कह रहा है किसी कोण का समपूरक, तो इस कोण का समपूरक फिर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 180 तो होना चाहिए ना। इसके बाद वो कह रहा है कि उसके पूरक का 7 गुना है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पहले अपने जो कोण माना था उसका 7 गुना है वो इसके समपूरक कोण के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सदैव सत्य नहीं है वो कह रहा है। तो आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, ये तो सही बात है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 8 समकोण होता है, ये भी बात सही है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का आधा होता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये बात गलत है कि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि अगर आप अधिक कोण बना के देखेंगे तो यहाँ पे ये कोण है वो 90 से अधिक हो गया, तो ये तो अधिक कोण हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि सभी न्यून कोण होते हैं, तो इसीलिए यही बात गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ठीक क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेमी है तथा एक विकर्ण 25 सेमी है, तो परिमाप क्या है। देखिए एक आयत बना लिया, ये आयत है, इसका ये विकर्ण है, ठीक है। अब उसने इस विकर्ण का मान दिया है 25, ठीक है, विकर्ण का मान 25 दे दिया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसने दिया है कि क्षेत्रफल, मान लीजिए इसकी लंबाई है ए और चौड़ाई है बी, और ये कर्ण तो उसने 25 ही दिया है ना। अब ए गुणा बी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए गुणा बी, यही तो उसने 168 दिया है, ठीक है। अब वो क्या ज्ञात करवा रहा है परिमाप। परिमाप के लिए आपको पता है कि जो आयत होता है उसका परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। जब इस होल स्क्वायर को आप खोलोगे ना तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए बी की जगह पे आप 168 रख दोगे, ठीक है, ए बी की जगह पे 168 रख दोगे यहाँ पे। अरे कट हो गया, देखिए दोबारा से बनाते हैं इसको। देखिए ये हो गया आयत, ये हो गया विकर्ण जो कि 25 दिया हुआ है, ये हो गया ए लंबाई, बी हो गई चौड़ाई। उसने हमको दिया है ए इंटू बी, जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 168, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा त्रिभुज है ये वाला, वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें अपन लगा देंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो ए प्लस बी
दोनों का स्क्वायर हो जाएगा वो सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर अपना कितना दिया है, जो कर्ण दिया है वो दिया है अपना 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, यानी सी स्क्वायर जो कि अपना कितना हो जाएगा 625, यानी अपना आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 625। यहाँ से एक चीज़ तो अपनी आ गई। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a जो प्लस बी है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए बी की जगह पे अपन 168 रख देंगे, ठीक है। 168 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 336 आ जाएगा। और ए प्लस बी की जगह पे अपन क्या रख देंगे 625, अपने यही मान निकाला है ना, तो 625 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा अपना 961, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ गया a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 961, क्योंकि अब दोनों तरफ का रूट ले देंगे, तो a प्लस बी बराबर आ गया रूट 961, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 31, ठीक है। अब अपन को परिमाप निकालना है। अब परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, तो अपना इसका मान कितना है 31, तो 31 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी इसका आंसर हो जाएगा 95 नंबर का। बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य नहीं है, वो पूछ रहा है कि आपके इसमें सत्य कौन सा नहीं है। तो 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर, ये तो सही है। 2 घंटे 15 मिनट और 12 सेकंड, हाँ तो इसको चेंज कर सकते हैं अपन, 2 गुणा 60 कर देंगे, ठीक है, प्लस 15 गुणा 60 कर देंगे, ठीक है, प्लस 12, ये सभी सेकंड मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कि 0.1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। 0.1 दे दिया इसने, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। वो गलती हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, -5/7, -13/-14, -21/23 और -44/45 का अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम देखना है, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो देखिए भिन्न सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या कैसे भी सॉल्व कर लो, तो आप उस तरीके से आप देख लेना कि आप भाग दे के सॉल्व करते हो या कैसे करते हो, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े माप का कितना बड़ा तख्ता बनता है। तो इसका HCF निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको पता है इन तीनों का अपन को HCF निकालना है। HCF आपको निकालना आता होगा, तीनों का अलग अलग निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे करके निकालना है आपको तीनों का, और तीनों में जो भी कॉमन होगा वही उसका HCM हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20। अगला क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विचार कीजिए, विचार करना है आपको इस पर कि 5 व 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेष हमेशा 1 बचेगा, ठीक है। और 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर एक सम संख्या है तो उन 3 में से एक अभाज्य संख्या 2 होगी। तो सत्य कौन सा है, तो दोनों ही सत्य हैं। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं और उन संख्याओं को मान कर आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पहले दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्याएं x तथा y, जिसमें x है वो y से बड़ी है, का लघुत्तम समापवर्त 61 है, 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। देखिए 2 अभाज्य संख्याएं x तथा y, जिसमें x ग्रेटर देन y है, का लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो ये इसका मान क्या होगा। देखिए क्योंकि दे रखा है दोनों अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए एक a हो गई और दूसरी b हो गई। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या हैं तो इनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। और आपको पता है कि LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
तो एलसीएम अपना कितना आ गया, एक एलसीएम उन्होंने दे रखा है 161 और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी ए और बी यहाँ पे आ गई। तो अब आपको ए और बी ऐसी दो संख्याएं छांटनी है जिनका गुणा करने पर 161 आ जाए। ठीक है, ऐसी दो संख्या अपन को मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर जो भी संख्या मिल जाएंगी उसमें अपन क्या करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी कर देंगे, यानी ए बड़ी होनी चाहिए बी छोटी होनी चाहिए। उसमें से अपन ए का गुणा 3 से कर देंगे और पीछे बी का गुणा 3 से कर देंगे और ए को पीछे रख देंगे। तो इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए, इस प्रकार मिलने वाली संख्या यदि 17 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है। देखिए, कोई संख्या x है को 9 से गुणा करना है। ठीक है, 9 से गुणा कर दिया, गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया। ठीक है, ये इसमें 9 जोड़ दिया। इस प्रकार मिलने वाली जो संख्या है वो 17 से पूर्णतः विभाजित है। ये 17 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये जो भी संख्या है वो, तो वह छोटी से छोटी संख्या है। तो एक्स ही पे आप यहाँ से कोई भी मान उठा कर रख सकते हैं और बाद में चेक कर लेना कि 17 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 16। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दो भिन्नों के हर क्रमशः 7 और 5 हैं। भिन्नों का 18/35 योग है। इनमें अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग इतना हो जाता है, तो वे भिन्न है। देखिए, हर क्रमशः इतने दे रखे हैं, तो अंश अपन मान लें x और y। तो देखिए, ये पहली भिन्न बन गई। इन दोनों का योग कितना है, 58/35। ये तो पहला समीकरण बन गया। दूसरा कह रहा है कि इनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग। अब अंश अपन बदल दो, अंश कितने कर दो, परस्पर बदलने हैं। ठीक है, आपस में। तो देखिए, 22/7 प्लस x/5, इन दोनों का योग कितना है, इन भिन्नों का योग कितना है, 62/25। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है, उससे अपन का x और y का मान आ जाएगा और उससे अपनी भिन्न आ जाएंगी। ठीक है, तो 1 से 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संख्या 2002.0202 का प्रसार क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका भाग देते चलना है, बाद में उसको जोड़ देना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ही पहला है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 हो जाएगा। देखिए, 2000 जो कि पहले से ही दे रखी है, इसमें 20 जोड़नी है आपको, उसमें 2 का भाग देना है, तो 0.02 ये हो गया, प्लस इसमें 2 में भाग देना है, कितने का देना है, 10,000 का, तो ये हो जाएगा 0.00002। ठीक है, तो इस प्रकार जब इस सबको अपन जोड़ देंगे तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुल्लक में केवल 50 में से 1 रुपये के सिक्के हैं तथा दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। ठीक है, 50 पैसे के 1/3 सिक्के व 1 रुपये के 1/4 सिक्के निकाल दिए जाएं तो गुल्लक में इतने रुपये शेष बचते हैं। तो प्रारंभ में गुल्लक में कितनी रुपयों की संख्या थी, देखिए, दोनों के सिक्के समान है। ठीक है, मान लीजिए 50 पैसे के सिक्के हैं, वो कितने हैं, x, तो 50 पैसे के रुपये बना लिए, तो 1/2 रुपये गुणा x कर दिया, बराबर 1 गुणा, सॉरी, सिक्कों की संख्या समान है तो ऐसे नहीं करेंगे इसको, 1/2, मान लीजिए सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के हैं तथा दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। ठीक है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, ये भी x हो गए। ठीक है, 50 पैसे के 1/3 सिक्के, इसमें से 1/3 निकाल दिया, यानी 1/3 इसका भाग इसमें से निकाल दिया। ठीक है, अब जो भी शेष बचेगा उसको देखेंगे, और शेष में से इसमें से 1/4 निकाल दिया, यानी इसका 1/4 निकाल दिया इसमें से। तो अब जो भी शेष बचा है ना, वो कितने हैं, 52 रुपये हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि x/2 में से अगर आप x/3 निकाल देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3x - 2x, यहाँ ये आ जाएगा अपना x/6।
ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो x था, यानी 1 का गुणा किया था अपने x से, जो संख्या आई थी अपनी रुपए की, उसमें से उसने 1/4 निकाल दी। अगर इसमें से अपन 1/4 निकाल देंगे तो ये बचेगा 3x/4। इन दोनों का योग यानी 3x/4, इन दोनों का योग ही उसने किसने दे रखा है, 52, जो शेष बचा है। तो यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार अपना 104 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 30 बालकों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें से 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए, देखिए औसत आयु आपने दे रखी है पहले से, तो आपको क्या करना है, ये औसत आयु, ये बालक हैं और ये औसत आयु। जब इन 2 नए बालक आ जाते हैं, देखिए अब नए बालक आ रहे हैं, तो पहले तो इन दोनों का गुणा करके अब टोटल आयु निकाल लो। तो 12 36 यानी 360 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इनमें से 2 नए बालक आ जाते हैं, तो 2 नए बालक आ जाएंगे तो बालक कितने हो गए, 32। तो औसत आयु थी वो कितनी बढ़ जाती है, नए आने पर औसत आयु बढ़ जाती है। देखिए अब औसत आयु बढ़नी है अपनी। देखिए वो कह रहा है कि औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। तो 12 का अगर अगर 1/4 करेंगे तो 3 ही तो आएगा। ठीक है, 12 का 1/4 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन इसने ये बाद में क्या कहा है ये नहीं दिख रहा है यहाँ से कि बाद में क्या कहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो छोड़ते हैं इसको, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए वो कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाए। ठीक है, 6 महीने के बाद उसने इस धनराशि का 6% वार्ष की दर से साधारण ब्याज लगाई। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में उसको मिश्र धन के रूप में 2300 रुपये प्राप्त हुए। तो वह धन निकालो जो प्रत्येक दशा में लगाया गया। देखिए मान लीजिए आपने x धन लगाया, ठीक है, तो साधारण ब्याज अपन निकालेंगे तो x गुणा, आपको पता होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 1000 होता है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। तो वही है, मूलधन ये हो गया, दर अपन को 5 दी हुई है, टाइम अपन को पता नहीं है और 100 कर दिया, तो ये ब्याज आ गई। ठीक है, अगर अपन इस ब्याज में इस मूलधन को जोड़ देंगे तो टोटल अपना मिश्र धन बन जाएगा, और यही उसने दिया है 23। ये तो बन गया पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, देखिए दूसरा समीकरण बनेगा कि 6 महीने के बाद, अब देखिए मूलधन तो वही था गुणा 6 महीने के बाद, तो जो दर पहले दर लिख लेते, जो समय था हमने इसके लिए जो समय लिया था उसमें अपन कितना जोड़ देंगे, 6 महीने, 6 महीने का साल बना लेंगे। ठीक है, तो 6/12 ये जो समय है ना, ये इसके लिए काम करेगा, और नीचे तो अपन 100 लिख ही देंगे। ये क्या आ गया, ये ब्याज आ गई। अब इस ब्याज में फिर मूलधन को जोड़ देंगे, ये टोटल भी उसने कितना दिया है, 2300। ठीक है, ये 2 समीकरण बन जाएंगे। इन 2 समीकरणों को जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो मूलधन का मान अपना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 106 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 मीटर लंबी नाली 22 दिन में खोदते हैं, तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि वे इस प्रकार की 52 मीटर लंबी नाली को 11 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में खोद सकें। तो देखिए MDH आपको फॉर्मूला पता होगा। तो 18 आदमी हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 36 मीटर लंबी नाली को 22 दिन में खोदते हैं, तो 22 ऊपर लिख लिया और 36 नीचे लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार कितने आदमी की और ज़रूरत है, तो हमको नहीं पता है, हम तो x मान लेते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक इतने मीटर, तो मीटर को नीचे लिख लेंगे, 11 घंटे तो 11 लिख लिया, 16 दिन। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ वस्तुएं 2 रुपये में खरीद 3 बेची और 3 रुपये में 2 की दर से बेची, तो लाभ प्रतिशत। देखिए सबसे पहले इधर लिख लो आप वस्तु, इधर लिख लो कीमत। ठीक है, देखिए वस्तु कितनी है 2, कीमत है 3। इसी प्रकार वस्तु कितनी है, देखिए 3 रुपये
सॉरी, हाँ किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ रुपए लिख लो या वस्तु लिख लो, ठीक है। तो देखिए 2 रुपये हैं, 3 वस्तु बेची हैं, दूसरी बार उसने 3 रुपये हैं और 2 वस्तु बेची हैं। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आपको वस्तुओं को बराबर करना होता है। तो ये वस्तु 3 है, ये 2 है, तो इनको बराबर करना है। इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। तो ये तो 6 हो गई बराबर। ये देखिए ये 4 आ गया और ये आ गया 9, दोनों का अंतर 5, कितने पे, 4 पे, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 25 और 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1 से 8 का आंसर सी आ जाएगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है इसका, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम 950 ग्राम देता है, अंतर कितने का, 50 का, कितने पे, 950 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। जब इन सभी को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 सही 5/19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 110, सत्य कथन नहीं है, 2 परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या होती है, ये बात सही है। परमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए समृद्ध होती हैं, ये भी बात सही है। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए समृद्ध होती हैं, ये गलत है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं नहीं समृद्ध होती हैं, व्यवकलन के अंदर तो समृद्ध नहीं होती है, और पूर्ण संख्या गुणन में समृद्ध होती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से सत्य है, देखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो प्रकाशित आंकड़े द्वितीय आंकड़े होते हैं, ये सही बात है। परास विचर के अधिकतम व न्यूनतम मान का अंतर होती है, ये भी बात सही है। आयत चित्र में दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, ये भी बात सही है। दंड आरेख एक द्विविमीय आरेख होता है, नहीं, द्विविमीय तो होता है वो आयत होता है, ये तो एक विमीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो गलत है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि सुनील एक खेल हनोई का टावर के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार उसके ऊपर छोटे क्रम में चकतियां एक दूसरे छड़ से दूसरी में रख रहा है। इस खेल में सुनील 2 नियमों का पालन कर रहा है। देखिए ये प्रारंभ स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, ठीक है। एक वक्त पर एक ही चकती उठा सकते हैं, कभी भी एक बड़ी चकती छोटी चकती पर नहीं रखी जा सकती। सुनील को खेल को देखकर सुभाष निम्न प्रकार सारणी बना, सुभाष सारणी बना रहा है, देखिए ठीक है। सुभाष और सुनील क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 2 बच्चों के कार्यों का अवलोकन कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए अपन को निष्कर्ष निकालना है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। देखिए सुनील केवल खेल खेल रहा है जबकि सुभाष गणित कर रहा है। सुनील गणित कर रहा है जबकि सुभाष खेल खेल रहा है। सुनील और सुभाष दोनों खेल खेल रहे हैं। सुनील खेलने के साथ साथ गणित कर रहा है जबकि सुभाष गणित कर रहा है। ये खेलने के साथ गणित कर रहा है, ये सुभाष, हाँ ये बात सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, खेल विधि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है, इसका कारण क्या है। देखिए 113 नंबर है, खेल विधि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की उत्तम विधि है, इसका कारण क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, खेल बच्चों को नैसर्गिक प्रवृत्ति है। बी है, इसके द्वारा बच्चों के अधिगम अनुभव को प्रभावी व स्थायी बनाया जा सकता है। तीसरा, इसमें बच्चे भय मुक्त होकर रोचक वातावरण ज्ञानार्जन कर सकते हैं। और डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 114 कि गणित के सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का महत्व है। बच्चों में नागरिक शिक्षा, चिंतन, तर्क शक्ति का विकास। बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन का प्रयोग करना सीखते हैं। गणितीय उपकरण बनाने में अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। और उपयुक्त सभी, तो इसमें भी उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो सही थे। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तर्क की आदत विकसित होती है। यह कथन किसका है। तो देखिए ये कथन लॉक का है, जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
गणितीय तार्किकता की विशेषता नहीं है, सरलता, व्यावहारिकता, मौलिकता और यथार्थता। तो मैं आपको बता दूं, जो व्यवहारिकता है वो तार्किक गणित की विशेषता नहीं है, गणित की विशेषता है लेकिन तार्किक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित भाषा के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। गणित की भाषा स्थिर एवं समयबद्ध है। अरे यही गलत हो गया, ना तो गणित की भाषा स्थिर है और ना समय के साथ बंधी हुई है, ये तो परिवर्तनशील है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया और ये तीनों चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 118 क्या कह रहा है कि गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तो देखिए, गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है, गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। प्रयोगशाला में भौतिक सत्यापन होने के कारण गणितीय प्रकार का रसहीन विषय है। हाँ, ये भी बात सही है। संकल्पनाओं पर आधारित विषय होने के कारण गणित कक्षा का अध्ययन का विषय है। ये भी बात सही है। और गणित की विषय वस्तु क्रमबद्ध एवं सामंजस्य सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, किसे होती है? पिछड़े बालकों के लिए, हकलाने वाले बच्चों के लिए, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो सभी के लिए होता है उपचारात्मक परीक्षण। आज का अपना क्वेश्चन है गणित का, निम्न में से किसने लचीली व अपनाई जाने वाली सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया है? एनसीएफ 2000 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मुदालियर आयोग 1952 या 53 ने, एनसीएफ 2005 ने। तो एनसीएफ 2005 ने इस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो इस प्रकार अपने मैथ के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है।